नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वैशला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बताया कि संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया। तो उसमें क्या क्या था, पूरा प्रोसेस था। वो काफ़ी लंबी वीडियो थी। अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें भाई, ठीक है। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी हमारा जो मेन सीरीज चल रही है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी चल रही है सर। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बात करेंगे संविधान के स्रोत क्या हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है इसके स्रोत क्या, कहाँ से लिया गया है सर, ठीक है। ओके सर, तो पहले विशेषताओं की बात करते हैं। संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे। कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें दो चीज आ गई, एक तो भारत का संविधान लिखित है, दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वर्ल्ड में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी देश का भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर? पहली बात करते हैं सर। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक मतलब उस समय के जो भी प्रसिद्ध संविधान थे सभी का अध्ययन किया और जिसमें जो अच्छाई लगी उसको अपना लिया, ठीक है। अब बहुत सारी चीजों को उन्होंने समाहित किया, तो अब क्योंकि अलग अलग जगह से उठाया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है, तो नतीजा ये हुआ कि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया सर। हम भारत के संविधान को बोरोइंग बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोइंग बैग। बोरोइंग मतलब समझते हैं जिसमें उधार लेकर कोई चीज इकट्ठी किया, ऐसा बैग जिसमें बहुत सारी उधार की चीजें लेकर इकट्ठा कर रखा है। भारत के संविधान को बोरोइंग बैग भी कहा जाता है सर, ठीक है। अब एक बात और सर, आपको ध्यान रखना है कि सभी देशों का संविधान लिखित नहीं होता। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है सर, ठीक है। परंपराओं के आधार पर चला हुआ आ रहा है। अभी बात चल रही है वहां पर भी अलग होने की कि भाई कुछ किया जाए इसके बारे में, ठीक है, वो अलग बात है। तो लेकिन आपको याद रखना कि भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा सर, अब सबसे बड़ा होने का कारण भी ये है कि जब भारत का संविधान बना, कितना बड़ा उसका भी अंदाजा ले लेते हैं। जब भारत का संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, ठीक है, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल, अनुसूची यानी शेड्यूल। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं इंग्लिश में नाम लिया करें, भाग का मतलब हो गया चैप्टर या पार्ट, वो कह सकते हो। अनुसूची यानी शेड्यूल कितनी थी उस समय? 8 थी। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल जब बना उस समय 395 थे, ठीक है। ये बात है जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर अनुसूची की बात करें तो ये 12 अनुसूची हो चुकी है, ठीक है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जोड़ी गई सर, ठीक। तो ये 12 अनुसूची वर्तमान में हो चुकी हैं। अगर भाग की बात करें तो वर्तमान में 25 हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन 25 में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है सर, जो 25 है अभी भी भाग जो है हमारे कैसे हैं सर? 25 कैसे हैं वो देखिए। जैसे हमारा भाग 4 है लेकिन 4 ए भी है, भाग 9 है तो 9 ए भी है, 14 है तो 14 ए भी है। तो वो जो ए लगा रखे हैं, पार्ट सब पार्ट लगा रखे हैं, उनको मिलाकर 25 हो चुके हैं सर भाग। अनुच्छेद की बात करें तो आज भी भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद बोले जाते हैं। वैसे ये 450 के करीब हो चुके हैं। यहां भी वही सिस्टम है सर, किसी अनुच्छेद में कुछ नई चीज जोड़ दी। जैसे अभी शिक्षा के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 ए जोड़ दिया सर, समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 21 ए जोड़ दिया, तो जैसे 51 था 51 ए जोड़ दिया। तो ये जो ए बी सी डी जोड़े जाते हैं इनको लगा दे तो लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं वर्तमान में सर, ठीक है। तो इसीलिए इतने सारे भाग, इतने सारे अनुच्छेद, अनुसूचियां होने के कारण भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो चुका है सर, ठीक है। तो ये पहली भारत के संविधान की खासियत थी सर। दूसरी खासियत, दूसरी जो विशेषता है उस पर आते हैं सर। हाँ जी, दूसरी विशेषता क्या है कि भारत का संविधान, पूछा जाएगा, बहुत अच्छा सवाल बनता है कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है? भारत का संविधान संघात्मक या एकात्मक? यानी कि संघात्मक मतलब
फेडरल और ये यूनिटरी। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है सर, भारत का संविधान संघात्मक है एकात्मक है? तो लेकिन याद रखना, भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों रूप लिए हुए हैं। अब ये समझते ये होता क्या है सर, ध्यान से सुनना सर। भारत का संविधान संघात्मक भी है एकात्मक भी है, इसमें दोनों खासियतें हैं। ये क्या है इसका मतलब, आ जाते हैं सर। संघात्मक, संघ में आत्मा, और एकात्मक जब एक ही आत्मा, ऐसे समझ सकते हैं आप सर। संघात्मक का मतलब क्या है सर, देखिए भारत में क्या हो रहा है, हमारा केंद्र है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान चीज है, इस पर बहुत तरीके से सवाल बन सकते हैं, इसलिए समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है सर। केंद्र है, अब केंद्र के पास अगर शक्तियां हैं, वो शक्तियों को अलग अलग राज्यों में, राज्य ए को पकड़ा दिया, बी को पकड़ा दिया, सी को पकड़ा दिया, ऐसे ही डी को पकड़ा दिया, सभी राज्यों में अलग अलग बांट देता है। कुछ शक्ति अपने पास रखता है, कुछ राज्यों को पकड़ा देता है, तो उस सब पूरा का पूरा संघ मिलकर शासन करेगा, तो ये संघात्मक लक्षण होते हैं सर। लेकिन अगर इनकी शक्तियां इकट्ठी केंद्र में हो जाए, यानी सारी आत्मा एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो उसको एकात्मक कह सकते हैं। यानी जब शक्तियों को इकट्ठा किया जाए तो एकात्मक या यूनिटरी लक्षण है सर, यूनिटरी लक्षण भी कह सकते हो सर, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो सर। संघात्मक का मतलब जब शक्तियों को बांट दिया जाए तो वो संघात्मक लक्षण है। अब भारत के संविधान में दोनों देखने को मिलते हैं सर, ठीक है, इसलिए भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। अब यहां पर बहुत अच्छा एक सवाल बनता है सर, सवाल क्या बनता है, भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण की बात कर रहे हैं जब हम संघात्मक लक्षण की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची, 7th जो शेड्यूल है वो संघात्मक लक्षण का उदाहरण है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि भाई शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच, वो संघात्मक लक्षण है। और दूसरी बात सर, भारत में विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, यह भी संघात्मक लक्षण है। यानी कि जहां भी पावर केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ ट्रांसफर होती दिख रही है तो वो संघात्मक लक्षण है। अब देखिए इसको आप जो है रट नहीं सकते सर, समझना है बस कि जहां पावर जो है राज्यों के पास भी बंटवारा पहुंच रहा है उसका, तो समेत संघात्मक लक्षण है। ओके, अगर इकट्ठी होती दिख रही है तो एकात्मक है। अब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एकात्मक लक्षण का उदाहरण है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती है सर। अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों अनुसूची, मतलब 7वीं अनुसूची की जो तीनों सूचियों से बच जाती है वो केंद्र के पास है, ये एकात्मक लक्षण है। दूसरा एकात्मक लक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 352 से 360, यानी कि 356 में महत्वपूर्ण मान सकते हैं राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगता 356 में तो सारी पावर राष्ट्रपति के पास या केंद्र के पास पहुंच जाती है, ये भी एकात्मक लक्षण है सर। और बहुत सारे बन सकते हैं सर। तो एकात्मक और संघात्मक क्लियर हो गया होगा कि एकात्मक लक्षण क्या होते हैं, संघात्मक क्या होते हैं। तो भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद भारत के संविधान की एक और खासियत है सर, हाँ जी, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है, ऐसा भी आ सकता है सर। भारत का संविधान कठोर है या लचीला है, तो भैया आपको याद रखना है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है सर। तो कठोर और लचीला संविधान का मतलब क्या है, याद रखना। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि वो जो है कठोर और लचीले को कानून का मतलब समझते हैं सर, कानून को संविधान के रूप में ले जाते हैं सर, जबकि कानून अलग चीज है, संविधान अलग है। जैसे उदाहरण समझिए सर, सपोज कीजिए कि भैया ऐसा कानून बन जाए कि भैया चोरी कर रहे हैं तो हाथ काट दिया, ये कठोर संविधान नहीं होगा, ये कठोर कानून होगा सर। भैया कोई सुनवाई नहीं है, डायरेक्ट वहीं पर रफा दफा होना है, तो वो कठोर कानून हो जाता है सर, वो संविधान नहीं होता। संविधान कठोर और लचीला होने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना सर। कठोर का मतलब यह है कि जो संविधान है उसमें जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, संविधान में जो संशोधन यानी अमेंडमेंट होगा वो जो है कठिनाई से हो रहा तो कठोर है, और जिसमें बिल्कुल ही नहीं हो पाए तो वो तो सबसे कठोर हो गया सर, और जिसमें आसानी से हो जाए वो लचीला है सर। अब देखिए भारत का संविधान कठोर लचीला दोनों क्यों बताया गया कि देखिए भारत का संविधान अगर बहुत ज्यादा कठोर होता तो 1950 से लेकर जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक पता चलता कि या तो एक भी संशोधन नहीं हुआ या एक या दो हुए हैं। फिर अगर हम
हमारे संविधान में कोई चेंज नहीं होता, अमेंडमेंट नहीं होता, संशोधन नहीं होता, या फिर 1 या 2 संशोधन होते 50 से लेकर अब तक 70 वर्ष के दौरान, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि भारत का संविधान कठोर है। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान इतना कठोर नहीं है कि संशोधन ही ना हो पाए, लेकिन इतना लचीला भी नहीं है कि भैया पता चले कि हर साल 10 20 30 40 50 संशोधन हो रहे हैं सर। अगर बहुत ज्यादा लचीला होता तो अब तक हजारों संशोधन हो चुके होते सर। तो भारत के संविधान में 1950 से लेकर अब तक लगभग 100 से थोड़े से ज्यादा संशोधन हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसी स्थिति में यानी कि ये बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है। अगर लचीला होता तो हजारों संशोधन हो चुके होते, और बहुत ज्यादा कठोर होता तो क्या होता, 1 या 2 होते या 0 होता सर। तो इसका मतलब कठोर भी है और लचीला भी है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, अब देखते हैं सर भाई जी, ये जो संविधान है, ये संविधान की खासियतें रही हमारी। बात आती है संविधान के स्रोत। जैसा हमने बताया, भारत के संविधान को बोरोविंग बैक कहा जाता है। स्रोत यानी सोर्सेज। ठीक है, कि भारत के संविधान में कहां से क्या लिया गया सर। जब इसकी बात आती है तो सबसे पहला जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है सर, नोट कर लेना। भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये जो है, इसकी जो छाप है, इसका जो प्रभाव है भारत के संविधान पर बहुत ज्यादा है सर। लगभग 250 अनुच्छेद संविधान के 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हो रहे हैं सर। लगभग 250, समझ से नहीं सर, आधे से ज्यादा सर, आधे से ज्यादा संविधान पर इसका प्रभाव है। जैसे हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, लेकिन आयरलैंड में यहां से, वो भी इसमें 1935 में भी है। ठीक है, अगर हम संघीय व्यवस्था पढ़ते हैं, कनाडा से ली गई, 1935 में भी है सर। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं सर, बहुत अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं, वो भी हमने 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया सर। पहले क्या हुआ, दूसरे देशों से 1935 के अधिनियम में आया, उसके बाद फिर भारत के संविधान में आया। तो ऐसी स्थिति में भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत ज्यादा प्रभाव है सर हमारे उस पर। ठीक है, अब इसके बारे में तो आप बहुत सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो इसको बस ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रभाव यही है। दूसरी बात, अगर आपको कोई सा ऐसा चीज लग रही है कि भाई जैसे सपोज किए नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो सभी को याद होता है आयरलैंड से लिए गए हैं, और ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है तो ये होगा, तो आप ये लगाएंगे सर, इन्हें क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, तो इसको हटा देते हैं। निर्देशों के उपकरण भी कहा गया है, सॉरी, निर्देशों के उपकरण डीपीएसपी को कहा गया। आ जाते हैं सर, नीति निर्देशक तत्व जो है उनको निर्देशक उपकरण, उनको के बारे में बताएंगे। तो अब हम 1935 को छोड़कर वहां पर आते हैं सर, किस किस देश से क्या लिया गया। तो सबसे पहले अमेरिका देश। अमेरिका देश के संविधान ने हमारे देश के संविधान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो पहले आप लिस्ट तैयार कर लेंगे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ओके, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलते हैं जिसको हम, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख। अभी इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना सर, पहले प्लीज नोट कर लेना। ओके, ठीक है, आज मैंने थोड़ा छोटा लिखा क्योंकि इसका कारण ये है कि कई सारी चीजें लिखनी पड़ती है एक ही स्लाइड पर हमें। आ जाते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए कि अमेरिका में जैसे वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे ही हमने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है मौलिक अधिकारों का सर। वो सब आते रहेंगे धीरे धीरे, आपको इसके बारे में पूरी एक वीडियो में तो ये हो भी नहीं पाएगा, शायद 2 वीडियो बनानी पड़े केवल मौलिक अधिकार पर ही। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए सर, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका उस पर किसी दूसरे का मतलब शासन नहीं होगा, उस पर किसी का होल्ड नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है सर। यहाँ पर भारत के उसको देखें तो सबसे ऊपर संविधान माना गया सर। ठीक है, हायरार्की में सबसे ऊपर संविधान माना जाता है। तो देखिए, एक है भैया हमारा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है, जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है, उसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं रखते सर ये। तो ये हमने अमेरिका से लिए सर।
न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका से लिया है सर। इसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो सिस्टम है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो उस पर महाभियोग लगेगा, इंपीचमेंट लगेगा अनुच्छेद 61 में। तो ये कहां से लिया गया? हमने अमेरिका से लिया है। अब यहां पर एक चीज हो याद रखना सर, जैसे हमारे यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगता है, उनको भी महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। वो भी सेम यहीं से है। अगर आप राष्ट्रपति के महाभियोग की जगह पूछे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका सर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। उपराष्ट्रपति का पद, देखिए उपराष्ट्रपति जो होगा, मतलब जरूरी नहीं कि हर देश में उपराष्ट्रपति हो, कोई देश उपराष्ट्रपति रखते हैं, कुछ देशों के संविधान में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे देश ने कहा कि हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हम रखेंगे सर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, इन सभी के बारे में भी इसी अमेरिका से ही हमने प्रेरणा ली है सर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यों के बारे में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा सर। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का हेड होता है, ये जानते हैं आप सर। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और केंद्रीय मंत्री होते हैं, उन सभी का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, जो लिख रहे हैं उसके साथ साथ जो बता रहे हैं उस पर भी ध्यान देना आपको। इसके बाद आता ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का ही हम पर शासन था, तो इंग्लैंड से तो बहुत ज़्यादा हमें बहुत कुछ लेना था सर, क्योंकि हम उसी के फ्लो में ढल चुके थे, उसी के ढंग में ढले हुए थे सर हम, तो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा हमें कुछ मिला है सर। संसदीय शासन व्यवस्था, कि जैसे हमारे यहाँ शासन कौन करेगी? संसद करेगी सर। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर शासन करेंगे, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं करेगा, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री शासन नहीं करेगा, हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस शासन नहीं करेगा, कौन करेगा? संसद करेगी। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है सर। ओके, ठीक है। विधि का शासन, अब देखिए विधि यानी कानून, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। विधि कौन बनाता है? संसद बनाती है। जब संसद बना रही है तो उसका मतलब शासन भी उसी का चल रहा है, संसद का चल रहा है, यानी उस विधि का चल रहा है, कानून का चल रहा है। तो विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, दोनों कहां से लिए गए हैं सर? अमेरिका से लिए गए हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है सर? एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी। हम भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक, आप भी भारत के नागरिक, यही होता है सर। लेकिन कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर कहा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है टेक्सास का नागरिक है, ये अमेरिका का नागरिक है। यानी कि अगर हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता होती तो हमारे यहाँ एक नागरिकता मानी जाती स्टेट की और एक मानी जाती नेशन की, कंट्री की। ठीक है, जैसे अमेरिका में मानते हैं सर, अमेरिका के राज्य की भी नागरिकता होती है, देश की भी नागरिकता होती है। अब हमारे यहाँ ये नहीं कहते कि भैया मैं हूँ यूपी से तो मैं यूपी का नागरिक हूँ। हम कहाँ के नागरिक हैं? मैं कहाँ का नागरिक हूँ? भारत का नागरिक हूँ। सिर्फ एक ही नागरिकता मिली हुई है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। और ऐसी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ये बहुत अच्छा कदम था सर, अगर उस समय के हिसाब से देखें। अगर हमारे संविधान निर्माताओं की बात करें तो उन्होंने इस चीज पर बहुत सोच समझकर ध्यान दिया होगा, क्योंकि अगर नागरिकता स्टेट की भी होती तो मन मुटाव आता सर, और देश के जो एकता और अखंडता होती है उसको संकट ज्यादा हो जाता सर। अभी भी जैसे बहुत सारे लफड़े होते रहते हैं, तो उस समय ऐसा भी हो सकता था कि कोई राज्य बगावत कर दे देश से सर। इससे बचने के लिए एकल नागरिकता बहुत कारगर चीज है सर। ठीक है, जहां भी बीच में दूरी आएगी वहां पर, जैसे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की, बंगाल विभाजन का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई दीवार लगा दी थी, बस दो पार्ट कर दिए थे। और भारतीयों ने विरोध क्यों किया? उन्हें पता था कि अगर दो पार्ट हो गए तो दोनों में बीच में खाई उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, मन की खाई, और जो मन की खाई होती है वो दिक्कत करने लगती है। जैसे इंडिया में भी कई बार आ जाती है कि हम राज्य के आधार पर या भाषा के आधार पर थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो जाता कई बार। ठीक है, लेकिन अगर हमारी नागरिकता भी होती तो वो मनमुटाव ज्यादा बढ़ सकता था। तो ये जो हमारे संविधान निर्माता थे ये बहुत आगे की सोच रहे थे इस मामले में सर, इसलिए उन्होंने एकल नागरिकता रखी। कहां से ली गई सर? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, ठीक है, कि भाई जो भी प्रक्रिया चलेगी वो विधायी चलेगी, यानी संसद द्वारा चलेगी सर। ये सब सिस्टम जो है हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है सर। आगे चलते हैं।
देखिए ये जो सब चीज़ें बता रहे हैं हम इनके बारे में डिटेल में आते रहेंगे चैप्टर वाइज। थोड़ा सा सोर्स क्लियर होने चाहिए और थोड़ा सा क्या है सर, सोर्स के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ सर। आयरलैंड, आयरलैंड में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से लिए गए? आयरलैंड। अभी मैं बता रहा था सर, अगर बाई चांस पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अगर ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है तो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। एक बात और बताएंगे अभी इसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कौन से भाग में? अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है DPSP सर। ओके, ये जो है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था यही करते हैं सर। ये एक तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनका उल्लेख करते हैं। इनके पीछे कोर्ट नहीं है, ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, राज्य के नीति निर्देशक तो हमने आयरलैंड से लिए हैं और आयरलैंड ने जो प्रेरणा ली है वो स्पेन से ली है सर। पूछा जा सकता है, थोड़े और गहराई में जाएं तो 3 तरह से सवाल बन सकता है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? फर्स्ट आयरलैंड, ठीक है, इसको हटा दिया। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? ऑप्शन आयरलैंड नहीं है, आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। आयरलैंड से भारत शासन अधिनियम 1935 में आए, वहां से फिर आए इसमें सर, किसमें? संविधान में। एक बात और, जब भारत के संविधान में 1935 अधिनियम में ये थे तो उस समय इनको बोल देते निर्देशों के उपकरण। भारत शासन अधिनियम में इन्हें नीति निर्देशक तत्व नहीं बोलते थे, निर्देशों के उपकरण बोलते थे सर। तो निर्देशों के उपकरण कहां व्यवस्था थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में। और अगर पूछा जाए आयरलैंड को किस देश से प्रेरणा मिली नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो आंसर है स्पेन। कौन सा आंसर है? स्पेन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड से लिया गया हमने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारा प्रेसिडेंट 12 सदस्य नॉमिनेट करता है, तो वो कौन से में कहां से लिया गया? हमने आयरलैंड से लिया गया सर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, याद रखना चुनाव नहीं है, वो आगे आएगा, वो दूसरे देश में आएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन है, इलेक्शन नहीं है सर। कहां से लिए गए? आयरलैंड। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होगा? ये आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा? अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करा जाएगा? आयरलैंड से लिया, ठीक है भाई। आयरलैंड में 3 महत्वपूर्ण हो गए हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है सर। एक और सर, इसके बाद चलते हैं हम, अगला देश आता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहा गया समवर्ती सूची, कॉन्करेंस लिस्ट जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है सर। जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट होती है सर, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त अधिवेशन लिया है। संयुक्त अधिवेशन यानी जब लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बुलाया जाता है तो वो संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन कहा जाता है। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 108। अभी जो हम आर्टिकल वगैरह बोल रहे हैं हल्का फुल्का सुन लीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब आर्टिकल का बताएंगे, अनुच्छेदों का बताएंगे, तो वो उस समय क्लियर करके चलेंगे सर हम आपको, वो इकट्ठे हो जाएंगे सर। पर लेकिन ये कि ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हैं तो आपको भी थोड़ी आदत पड़ जाती है। तो जॉइंट सेशन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा संयुक्त अधिवेशन। लेकिन इससे अलग भी भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज और ली गई है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हमारी जो प्रस्तावना है जिसे उद्देशिका भी बोलते हैं सर, उसकी जो मेन भावना है, प्रस्तावना, भूमिका, उद्देशिका, जिसे संविधान का दर्पण और आईना कहा जाता है, वो कहां से ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना की मेन भावना, मूल भावना भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। आगे चलते हैं सर। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय क्या क्या
प्रोविजन होंगे, मौलिक अधिकार वगैरह कौन से जो हमारे समाप्त कर दिए जाएंगे, कौन से स्थगित कर दिए जाएंगे, ये सब व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। और एक और ध्यान रखना, जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहते हैं। जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान भी कहते हैं। ओके, ठीक है सर। इसके बाद आता पूर्व सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब ये लिया गया था उस समय सोवियत संघ था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए, हमारे मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। अब सोवियत संघ को अब क्या बोल सकते हैं, रूस से लिए गए सर, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। रूस से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4A अनुच्छेद 51A, ठीक है। कौन से संशोधन, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये जोड़े गए थे, वो सब सोवियत संघ से लिए गए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, बस इसमें और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368, वो क्या है, वो बताता है कि संविधान में अमेंडमेंट कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। ये ऐसा हमने कहां से सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से सीखा है सर। और दक्षिण अफ्रीका से एक और बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। वहां था राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन कहां से होगा, दक्षिण अफ्रीका से। वो प्रक्रिया हमने उठाई है सर, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सर। इसके बाद चलते हैं हम, ओके सर, कनाडा। कनाडा से भी कई सारी चीजें ली गई हैं। अमेरिका का पड़ोसी देश है, अमेरिका के उत्तर में कनाडा बसता है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। कि भैया भारत में किस तरह से शक्तियों को, मतलब राज्य और केंद्र के मध्य सामंजस्य बैठाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था जो ली गई है हमने कनाडा से ली है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो है वो भी अपने कनाडा ही कहेंगे, क्योंकि संघीय व्यवस्था ही तब बनेगी जब हम केंद्र से और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर देंगे सर। यही तो संघीय व्यवस्था होती है कि केंद्र भी है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ऐसा भी आ सकता है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, यानी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन संघात्मक है या संघीय व्यवस्था है। कहां से ली गई है भैया, कनाडा से, क्योंकि राज्य के और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ऐसा भी कनाडा से लिया गया है। अब इसी में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो हमारी 3 अनुसूचियों से बच जाती हैं, वो केंद्र सरकार के पास रहेंगी, ऐसा भी कनाडा से व्यवस्था ली गई है। तभी तो केंद्र सशक्त हुआ है। और ये हमारा कौन सा, संघात्मक या एकात्मक, ये एकात्मक लक्षण है सर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। केंद्र ही राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्य को अधिकार नहीं है वो अपना राज्यपाल खुद चुने। तो जो हमारे गवर्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति इनको कौन करेगा सर, इनका नॉमिनेशन जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, यानी केंद्र करेगा सर। ऐसी व्यवस्था हमने कहां से ली गई, कनाडा से ली। तो ये पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम को बता रहा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सशक्त केंद्र है सर, क्योंकि ये जो कह रहा है केंद्र द्वारा हो रहा, तो ये भी एकात्मक लक्षण है, यानी केंद्र सशक्त है। और शीर्ष शक्ति केंद्र के पास है, ये भी एकात्मक लक्षण है सर, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था में जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है उसमें केंद्र सशक्त होगा, ऐसी व्यवस्था जहां से भी मिलेगी वो किससे ली गई है, कनाडा से ली गई है सर। यहां तक क्लियर है भाई, सर। अब देखिए हमने अभी आपको कुछ देशों के बारे में बताया, ये रह गया बस फ्रांस, लास्ट रह गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा, फ्रांस का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है उसी को हमने अपनाया सर। गणतंत्र क्या होता है सर, गणतंत्र वो होता है, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। भारत रिपब्लिक कब बना, 26 जनवरी 1950 को। जिस देश का जो राजा होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता,
कैसे होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस देश को गणतंत्र बोलते हैं। अब हमारे यहाँ का राजा है राष्ट्रपति, तो हमारा राष्ट्रपति पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता। हम आम जनता संसद के सदस्यों का और विधानसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, और वो सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक तरह से भारत जो है गणतंत्र है सर, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन है तो गणतंत्र ही बोला जाएगा सर। दूसरा फ्रांस से लिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारा, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये सब कहां से लिए गए? इसके जो आदर्श हैं, ठीक है, ये सब कहां से लिया? हमने फ्रांस से लिया। फ्रांस की जो 1789 की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी, उसका मेन ही मुद्दा ये था, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, उसका मेन स्लोगन था सर। मेन वही मुद्दे पर फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो ये जो है, हमने ये जो आदर्श लिए हमारे संविधान में, ये भी हमने फ्रांस से लिए। अब भाई देखिए, हमने इतना सब बताया, इसके बाद मेरा एक सवाल आपसे बनता है, हालांकि मैं इसका आंसर मैं खुद ही दूंगा आपको, लेकिन आपसे एक सवाल। सर देखिए सर, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है और हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे अमेरिका, वहाँ पर प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। कुछ देशों में प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, लेकिन राष्ट्रपति सम्मानजनक पोस्ट पर होता है। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, उनकी पोस्ट बहुत ज़्यादा सम्मान की है, लेकिन पावर जो है इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्रधानमंत्री के पास है। तो हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है, हमारा राजा जो है, उसके पास जो नाम मात्र की नॉमिनल पावर होगी, ऐसी व्यवस्था कौन से देश से ली गई है? ट्राई कीजिए भाई। ओके सर, देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ऐसा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए सर, अभी मान लिया बहुत सारे क्या करते हैं, सिर्फ रटना शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन आ गया अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होता, तो वहाँ से तो नहीं ली, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति शक्तिशाली है, हमारे देश का नहीं है। ऑप्शन आ गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो हमारे संविधान का ही एक भाग मानिए, उसको भी हटा देते हैं। और तीसरा क्या सर? ब्रिटेन। ब्रिटेन में देखिए सर, ब्रिटेन में प्रिंस भी होते हैं सर, राजा भी होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में मेन पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो ब्रिटेन में जैसे राष्ट्रपति के पास नॉमिनल पावर होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है, ऐसे ही राष्ट्रपति के पास भारत में भी नाम मात्र की शक्ति होती है। और ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया है। एक बात और सर, ये जो हमारे सोर्सेज हैं कि भाई किस देश से क्या लिया है, ये बहुत सारे बैठ जाते हैं सर, इनसे भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना सर, जितना हमने अभी तक लिखवाया, इसको पहले पूरी तरह अगर ये याद है, तो इनके बाद 1, 2, 3 और याद कर सकते हो आप। मतलब आपको और मिल रहा है तो इनके बाद करना है, ऐसे नहीं पहले उनको कर लीजिए बाद में। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले याद किया जाता है सर, ठीक है। किसी भी चीज़ में, जीके में, आप सबसे पहले उस पॉइंट को, उस टॉपिक को याद कीजिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जिसका महत्व कम है उसको बाद में कीजिए सर। ओके सर, अब आ जाते हैं सर, ये तो हमारी पढ़ाई की बात हो गई। अब कई दिन हो गए हमने आपसे कुछ बातें नहीं करी सर, तो आज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 2-4 मिनट के लिए सर। देखिए सर, बहुत सारे भाई जब से दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के बारे में ही सोच रहे हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, अभी सीरियस नहीं हुए हैं। तो मैं उन सभी के लिए कुछ कहना चाहता हूं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको सभी को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप ये नौकरी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के दिमाग में उथल पुथल होती है, बहुत सारे भाइयों के दिमाग में इधर उधर से सवाल आने लगते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो भाई याद रखना, ये सब चीज़ों पर ध्यान मत भटकाइए, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए। जो दूसरा रास्ता अपनाना चाहते हैं इस चीज़ के पढ़ाई के लिए, वो गलत रास्ता चुन रहे हैं भाई, फंस जाएंगे, आपका कहीं के नहीं रहेंगे सर। प्लीज़ अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। और चीज़ों पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे धोखा देने वाले मिल जाते हैं जो पैसे हड़प लेते हैं नौकरी के नाम पर। तो प्लीज़ उनके बहकावे में ना आए
भर्तियां बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर तरीके से, साफ सुथरे ढंग से ज़्यादातर हो रही हैं। मैंने ज़्यादातर शब्द का पर इस्तेमाल करा है सर। याद रखना, बहुत सारे भाई इस पर मैसेज भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, भैया कहाँ हो रहा है, घपले भी हो रहे हैं, सब कुछ ऐसा भी करेंगे सर। लेकिन भैया बहुत कम घपलेबाजी रह गई है अब सरकारी जॉब्स के मामले में। जो 1-8% हो रहा है, मुझे नहीं लगता भाई, उसके बारे में भी हमें नहीं पता कितना हो रहा है कितना नहीं, लेकिन फिर भी 1-8% हो रहा है। उसके चक्कर में आप 99% को तिलांजलि मत दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये सर, उसमें घपले में फंस जाओगे, ज़िंदगी भर तलवार लटकती रहेगी सर। अगर आपने ईमानदारी से नौकरी प्राप्त की है तो ज़िंदगी भर खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे सर। और अगर आपने कोई घपला करके नौकरी प्राप्त कर ली, ज़िंदगी भर तलवार लटकती रहेगी, पता नहीं कब जांच के घेरे में आ जाए सर। तो इसलिए प्लीज़ अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, उल्टे सीधे कामों में ध्यान मत दीजिए सर, ठीक है। दूसरी बात सर, भाई जी आप मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। लेकिन याद रखना भाई, जब आप मेहनत करें नौकरी के लिए, अपने लिए करें, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी ये नौकरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके पीछे आपका जो पूरा परिवार है, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन की बहुत सारी आपसे अपेक्षाएं हैं। उनकी अपेक्षाओं पर भी आपको खरा उतरना है। तो जब आप पढ़ने बैठें तो इतना सीरियस पढ़िए, आप ये सोचकर चलिए कि आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, पूरे परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। याद रखना, यही जो अपेक्षाएं होती हैं, ये हमें मजबूत भी करती है, कमज़ोर भी करती हैं सर। जब एक क्रिकेट खिलाड़ी, सोच कर देखिए, आप क्रिकेट खिलाड़ी हैं सर, आपको बॉल फेंकनी है, एक लास्ट बॉल रह रही है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में पारी आपकी आनी है। मान लिया आप उस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, आप लास्ट बॉल फेंकने जा रहे हैं, लास्ट ओवर फेंकने जा रहे हैं सर, और अगली पारी में आपकी टीम खेलेगी सर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ओवर कैसा जा रहा है, लेकिन फ़र्क कब पड़ता है? आप टीम के सदस्य हैं उस टीम के जो पहले बैटिंग कर चुकी है, आपका जो है बॉलिंग है लास्ट में, लास्ट ओवर रह रहा है, सामने वाली टीम को जीत के लिए 7 रनों की ज़रूरत है और ओवर आप फेंक रहे हैं। तो अब आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ गई हैं, आपकी टीम की अपेक्षा जुड़ गई हैं, आपको खुद का प्रदर्शन करना है। और याद रखना, अगर आप नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो आप अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं तो पूरे देश की नज़र आप पर है सर। अगर लास्ट में भुवनेश्वर कुमार जी बॉलिंग कर रहे हैं तो उन पर पूरे देश की नज़र है, तो उन पर कितना प्रेशर होगा ये सोच कर देखना सर, कि 7 रन है, नॉर्मल कंडीशन में 7 रन शायद वो 2 या 3 रन दे दे, लेकिन याद रखना जब लास्ट कंडीशन आ रही है और ऐसी स्थिति में उसे लग रहा है कि यार 7 रन रोकने हैं कैसे भी, तो उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, आप पर जब परिवार की अपेक्षाएं होती हैं, आप पर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, लेकिन भाई वही असली इंसान होता है जो प्रेशर में काम कर जाए, क्योंकि प्रेशर के बाद ही कोयला हीरा बनता है सर। याद रखना, जब प्रेशर मिलता है, जब वो तपता है टेम्परेचर में, और समय तो लगता ही है, उसके बाद ही कोयला हीरा बनता है सर। इस चीज़ को मत भूलना। तो आपको अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, खुद की अपेक्षा पर खरा उतरना है, और भैया मेरी भी अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना है सर। याद रखना, मुझे भी आपसे बहुत उम्मीद है, मैं भी चाहता हूँ आपके सीने पर बैज लगा हो दिल्ली पुलिस का, मैं भी चाहता हूँ कि आपके शरीर पर वर्दी हो, आप दिल्ली पुलिस की वर्दी हो। तो मुझे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे, तो आपको इतनी सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है, और इस एक्स्ट्रा जिम्मेदारी को निभाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा आया है, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर में ही आपको कमाल करना है सर। याद रखना, ये आपका कठिन समय है। कठिन समय की बात अगर हम करें तो ऐसा कठिन समय लगभग सभी की जिंदगी में आता है, लेकिन कठिन समय में कुछ लोग तो टूट जाते हैं। कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। खुद नहीं टूटते, रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। और मुझे आपसे ये उम्मीद है सेकंड वाली, मैं चाहता हूं आप टूटे नहीं, आप रिकॉर्ड तोड़े सर। आपसे उम्मीद कर रहा हूं मैं, आपका परिवार को आपसे यही उम्मीद है, यही अपेक्षा है सर।
ठीक है, और उम्मीद है कि आप इस मामले में खरे उतरेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं भाई। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।